आई डोंट थिंक किसी और जगह ऐसा है कि जहाँ पे सिनेमा कल्चर का हिस्सा हो। सिनेमा एंड क्रिकेट जिस लेवल पे अब है हम लोग, वी हैव अ सॉन्ग फ्रॉम बच्चे के पैदा होने से लेके बुढ़ापे में मरने तक हर ओकेजन पे गाना है, हर लैंग्वेज में गाना है, हर डायलेक्ट में गाना है। इतने सारे त्योहार हैं, वो त्योहारों के अलग अलग गाने हैं। हम लोग बहुत ही म्यूजिकली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। When I look back at my work, I think the best way I exploited myself as a composer was Heather. Heather में आके मेरा वो सर्कल पूरा हुआ। The way माउस ट्रैप को गाने में कहना, जेहलम जेहलम या बैकग्राउंड स्कोर, I really love my work in Heather as a music composer and as director. A complete holistic I'm in Heather. मुझे लगता है आज तक का सबसे बढ़िया फोर्थ वॉल ब्रेक किया है वो उसने फ्लीबैग में किया है। I mean that performance and that writing, वो खुद राइटर है, उसने क्या राइटिंग की है। एक्चुअली चार्ली चोपड़ा में लिख चुका था, उसके बाद मैंने वो देखा। अच्छा। हाँ, फ्लीबैग, एंड मैं डर गया एक बार को वो देख के कि ये तो इससे बढ़िया तो अब क्या होगा। और फिर तो मैं फैन हो गया, मतलब आई एम इन लव विद फीबी। विशाल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इट्स एन ऑनर। मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि कितना बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि मैं आपके साथ बैठा हूँ आज। मतलब अभी हम कुछ महीने पहले मिले थे, कुछ महीने क्या, मतलब 1 महीने पुरानी बात है शायद। तो भी मैंने आपको बताया था कि मतलब यू हैव ऑलवेज बीन लाइक ऑन माई ड्रीम गेस्ट लिस्ट की। मतलब थैंक यू। जो मेरे को पॉडकास्ट पे क्या सर, मतलब ये इंडिया के हर फिल्म लवर के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि आपके साथ बैठ के फिल्मों के बारे में बात करने का मौका मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। आई हैव बीन सो इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सिनेमा, both as just an individual as well as an aspiring storyteller, as a film lover. मैंने इतना कुछ सीखा है सिनेमा के बारे में। मतलब मैं ऑलमोस्ट ये सुनने में क्लीशे लगती हैं बातें, पर लिटरेचर जैसा लगता है मेरे को। मैंने अभी पीछे वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बोला था। करेक्ट मैंने देखा था। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है। अरे सर, थैंक यू सो मच। इतना तुम डिटेल में बात करते हो सिनेमा की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों से ही सीखा है हमने। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब हम लोग आपका सिनेमा देखते हुए बड़े हुए हैं, वहाँ से हम लोगों को सिनेमा के लिए प्यार आया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अगर बताना चाहें कि कुछ ऐसी फिल्में या फिर कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स जिनकी फिल्म्स देखते हुए आप बड़े हुए, या फिर जहाँ से आपका फिल्मों के लिए कीड़ा स्टार्ट हुआ। या मेरा प्रोसेस बड़ा कमाल और बड़ा अजीब लेवल का हुआ है। व्हेन आई लुक बैक तो मुझे थोड़ा सा अचंभा होता है कि मैं फिल्म मेकर कैसे बन गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा फिल्म मेकिंग से कोई मतलब नहीं था। आई एम ए म्यूज़िक कंपोजर और स्टिल आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए म्यूज़िक कंपोजर फर्स्ट। एक तो उस वक्त ना तो टेस्ट था, ना ऐसी कोई कंपनी थी मेरी। जब मैं आई वॉज ग्रोइंग इन स्कूल और कॉलेज में आते आते मतलब म्यूज़िक का ऑब्सेशन था एंड आई वॉन्टेड टू बी म्यूजिशियन। पहले तो खैर मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, वो लंबी बात चली जाएगी। बट देन तो इंजरी हो गई थी ना आपको? हाँ, कॉलेज में। तो एक्चुअली हिंदू कॉलेज में आई केम एज आई गॉट एडमिशन एज इन स्पोर्ट्स कोटा, और हॉस्टल भी मुझे स्पोर्ट्स कोटा में मिला। नहीं तो कहाँ, मुझे तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। अच्छा। पर उसी वक्त म्यूज़िक भी साथ में चल रहा था साइमल्टेनियसली, एंड पाथ्स क्रॉस्ड। एंड दिल्ली में आके बहुत सारे उस वक्त गज़लों का बड़ा कमाल का माहौल था यहाँ पे। और जगजीत सिंह, ये मेहंदी हसन साहब एंड गुलाम अली, ये लोग रॉक स्टार हुआ करते थे। मतलब जब हिंदू का जो मैका शो जो होता था हमारा, जो फेस्टिवल होता था, तो उसमें मतलब ये लोग आया करते थे। और इनके तो हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं शो हुआ करता था। ये 3 फोर्ट ऑडिटोरियम, जो मेन ऑडिटोरियम है, उसका टिकट नहीं मिलता था। सो उस लेवल का था। तो एक म्यूज़िक का, पोइट्री का बड़ा कमाल का माहौल था। और मुझे जो कॉलेज में जो मेरे दोस्त बने, रेखा से मैं वहाँ मिला, फिर बहुत सारे कुछ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियन थे, कुछ जैज़ म्यूजिशियन थे। तो मेरा पूरा दिमाग खुला। तो मुझे सिर्फ म्यूज़िक कंपोज़र बनना था। और उस वक्त एक तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक था जिसमें गज़लें थी, और एक फिल्म म्यूज़िक था। मेरा इंटरेस्ट फिल्म म्यूज़िक में था, स्टोरी टेलिंग वाली म्यूज़िक। मैं आके बॉम्बे आके पहला वो जंगल बुक का गाना हुआ, चड्डी पहन के फूल खिला है, उसमें पहली सक्सेस मिली। फिर उसके बाद माचिस आई बिकेम एन ओवरनाइट स्टार इन विद माचिस। तो माचिस के टाइम में एक्चुअली जब गुलदार, और मैं उसमें शुरू से इन्वॉल्व था गुलदार साहब के साथ, स्टोरी के कंसेप्शन से लेके, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक बीज था। जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर आर.वी. पंडित, वो एक्चुअली मुझे जानते थे। अच्छा। मैं उनकी कंपनी में रेना मैनेजर काम किया करता था। ओके।
या रिकॉर्ड कंपनी थी, मैं आर्टिस्ट एंड रिपोर्टर मैनेजर था। ओह, तो मैंने वो नौकरी छोड़ के, उनका एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी था, मैं वहाँ गाना रिकॉर्ड कर रहा था। तो उन्होंने अगले दिन फोटोग्राफ देखे तो उसमें उन लोगों ने दिखाया कि मिसेस जया बच्चन, उनका गाना था और गुलजार साहब थे। तो उन्होंने बोला कल मिसेस जया बच्चन और गुलजार साहब यहाँ पे थे। तो उन्होंने फ़ोटो में देख के बोला कि ये बट व्हाट इज ही डूइंग हियर। तो बोला ही इज़ द कंपोजर एंड ही डिडंट बिलीव, से कि नो आई डोंट बिलीव इट, नो ही इज़ कंपोजर। वो अभी भी स्टूडियो में। तो ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी दैट यू कैन यू फिक्स ए मीटिंग विद गुलजार। वाओ, सो मैंने कहा हाँ। उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू मेक ए फिल्म ऑन पंजाब मिलिटेंसी, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो मैं उसका पूरा प्रोसेस किस में रहा। तो मैं गुलजार साहब से बहुत सवाल पूछता था। तो बाय द टाइम वी फिनिश्ड माचिस, तो ही प्रिडिक्टेड कि यू विल बी डायरेक्टर आफ्टर 5-7 years एंड आई डिडंट। मैंने कहा मैं कहाँ से, ना मुझे कुछ पता है। तो मैं ऐसी मजाक में ओवर द ड्रिंक्स का मैंने कहा ये जेनरस होकर गुलजार साहब ने बोल दिया। एंड देन आई वेंट विद हिम टू त्रिवेंद्रम फिल्म फेस्टिवल। त्रिवेंद्रम उस वक्त ये जो इफ़ी होता है ना, ये एक ये मूविंग फेस्टिवल था कि एक साल दिल्ली में होता था, फिर एक साल किसी दूसरे स्टेट में हुआ करता था। राइट राइट राइट। उस साल केरला में त्रिवेंद्रम में था। सो मुझे अभी भी याद है, अमोल पालेकर भी थे वहाँ पे। और मुझे तो कल्चर, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि सिनेमा का ये कल्चर होता है कि फेस्टिवल होता है, ये सब भी नहीं पता था। एंड दिस वाज आई एम टेलिंग यू 97। या सो अमोल जो थे, अमोल जी ने बोला कि हम लोग मैं आई यूज्ड टू टैग अराउंड विद गुलजार साहब, यू नो। बोला कि अरे एक पोलिश डायरेक्टर का रेट्रोस्पेक्टिव चल रहा है, उसका बड़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म है, वी आर ऑल गोइंग टू वॉच, लेट्स गो टुगेदर। तो मैं भी चला गया और मैंने किस्लॉस्की की वो डेकेलॉग की एक फिल्म देखी उसमें। कौन सी देखी थी आपने सबसे पहले? आई थिंक उसमें वो वाली थी एक इम्पोटेंसी के ऊपर थी कि एक हाँ। एक बंदा, एक हस्बैंड इम्पोटेंट है। यस 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 सर। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। वाइफ कहीं जा रही है मिलने और एंड ही थिंक्स दैट वाइफ इज गोइंग टू मीट द लवर। इट्स ब्यूटिफुल, आई मीन। और एक वो देखी थी, 2 फिल्में उसी दिन देखी थी। एक जिसमें वो एक लड़का वो फ्रोजन लेक के ऊपर स्केटिंग करने जाता है। ओके। स्केटिंग करने जाता है, उसके फादर जो हैं, ही इज़ ए साइंटिस्ट। और वो अपने फादर से आके पूछता है कि कैन आई गो ऑन टू स्केट ऑन दिस फ्रोजन लेक। एंड फादर कुछ अपने कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, और वो ही इज डूइंग सम रिसर्च एंड ही सेज या इट्स नॉट गोइंग टू मेल्ट फॉर नेक्स्ट 3 months, यू नो, यू कैन गो एज फार एज यू वांट। एंड एक्चुअली ही ड्राउन्स इन दैट। तो मैंने जब ये दोनों फिल्में देखी ना, मैं हिल गया देख के कि ये ह्यूमन इमोशंस का एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है। मुझे नहीं पता था, क्योंकि आई वॉज एक्सपोज टू बॉलीवुड एंड कमर्शियल हॉलीवुड। सो वहाँ से मुझे लगा कि ये इतना कमाल का काम है ये फिल्म मेकिंग, कि ऐसा एक्सप्रेशन किया जा सकता है। उनके लंबे लंबे शॉट्स, साइलेंट शॉट्स, एक पीछे ओबो कहीं बज रहा है, मूड क्रिएट हो रहा है। सो दिस की लाइक यू आर सिटिंग इन दैट, यू नो, आई यूज्ड टू फील कि मैं पोलैंड में जाके बैठ गया। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। एंड देन नेक्स्ट ईयर फिर मैंने फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने शुरू किए थे। नेक्स्ट ईयर फिर बॉम्बे में था, मैंने फिर दिल्ली में भी आके किया। एंड देन इन बॉम्बे एट दैट ईयर आई हैपन टू वॉच पल्प फिक्शन इन द फेस्टिवल। और किसी को नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि यार इस फिल्म के लिए टिकट नहीं मिल रहे। अच्छा। हाँ, मतलब उस फिल्म का वो फेस्टिवल स्क्रीनिंग थी। एंड स्कैंडलस, क्योंकि अब तो शायद कर देते होंगे उसको, अभी भी सेंसरशिप पता नहीं करते हैं या नहीं मतलब तब तो नहीं करते थे, अब तो बुलाते ही नहीं होंगे। अच्छा, फिल्म फेस्टिवल पे? हाँ। अरे सर क्या बताऊँ आपको, मतलब ऐसी फिल्में भी स्क्रीन हो जाती है ना, पर वो डिपेंड करता है कि मतलब वो छोटे मोटे जो फेस्टिवल्स होते हैं ना वहाँ पे होती हैं, बड़े फेस्टिवल्स भी नहीं होती। तो उस वक्त माहौल बहुत बढ़िया था। तो पल्प फिक्शन अनसेंसर्ड उस वक्त बड़े स्क्रीन पर देखना, और मुझे ये याद है उस शो में आशीष, मैं, मनोज, मकरंद, हम सब लोग गए हुए थे। किसी को पता नहीं था, क्विंटिन टैरेंटिनो को नहीं पता था कौन है। हाँ, मतलब वो हम लोग हिल गए वो फिल्म देख के। जब उसमें वो
वो इंजेक्शन स्टैब करता है ना वो जॉन ट्रेवोल्टा उसके उमा थर्मन के, द होल थिएटर गैस्प। और उसके बाद सब लोग वहाँ पे वो लिबर्टी थिएटर था या कौन सा थिएटर था दूर, वहाँ से सब वॉक करके, नोबडी वांटेड टू गो बाय अ बस और अ कैब बिकॉज एवरीबडी वाज इंटॉक्सिकेटेड विद पल्प फिक्शन। और सब बात करते हुए चर्च गेट स्टेशन आए और ट्रेन में चढ़े, एंड दैट्स वेयर माई जर्नी स्टार्टेड। देन आई स्टार्टेड लुकिंग कि ऑब्वियसली किस्लोस्की के ऊपर तो मैंने काम पहले से शुरू कर दिया था। मैंने किस्लोस्की का सारा सिनेमा फिर देखा, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, एंड देन आई स्टार्टेड फिगरिंग इट आउट कि दैट आई वांट टू बी ए डायरेक्टर, एंड कैसे मैं अपने आप को एजुकेट करूं, कैसे मैं सिनेमा की बुक्स पढूं। सो एंड देन आई जंप्ड। आपकी फेवरेट किस्लोव्स्की फिल्म कौन सी है? उनकी बहुत सारी फिल्में फेवरेट है मेरी। ब्लू बहुत बढ़िया है, रेड भी बहुत अच्छी है, वाइट भी बहुत अच्छी है। कौन सी अच्छी नहीं है? एक डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक देखी आपने? अरे क्या फिल्म है वो। डबल रोल को ऐसे ट्रीट करना, वो उस लड़की को ये लगता रहता है कि आई हैव समवन लाइक मी इन दिस वर्ल्ड। कितना खूबसूरत और क्या म्यूजिक है उसका। और वही एक्ट्रेस उसमें रेड में भी है। हाँ जी, आयरिन जैकब। पर मुझे उनकी एक फिल्म जो और बहुत पसंद है, तुमने देखी होगी शायद, ब्लाइंड चांस। ब्लाइंड चांस नहीं देखी सर मैंने। सो मैंने ब्लाइंड चांस पता कैसे देखी? सो मुझे आई गॉट ऑब्सेस्ड विद किस्लोस्की, एंड ही डाइड वेरी यंग। आई थिंक ही डाइड 42 years old. Yeah, very unfortunate. Yeah, and there's a book called Kislowski on Kislowski which I still have to read. Oh. His biography he wrote himself. He wrote it. Oh. Kislowski on Kislowski. Wow. So किस्लोस्की की फिल्म ब्लाइंड चांस, तो मुझे एक बार मैं और रेखा थे कि मेरा बर्थडे था, तो शी सेड कि व्हाट डू यू वांट ऑन योर बर्थडे। मैंने कहा आई वांट टू वॉच किस्लोस्की की फिल्म। तो कैसे? पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में नेशनल आर्काइव्स तब वहाँ थी, तो वहाँ ये फैसिलिटी तब थी, अब तो आर्काइव पर भी पता नहीं वहाँ है या नहीं है, तो फैसिलिटी शायद अब भी होगी कि यू कैन गो, you can book the theater and you can watch a film on a 35mm just for you. Wow. So मैंने 3 दिन के लिए थिएटर बुक किया, और मैं और रेखा वो 1000 लोगों के उसमें थिएटर में बैठ के we used to see world cinema. Oh God. एक दिन में 3 I made my own festival in that. So I watched Kurosawa की Red Beard, or of course I wanted to watch that again, Throne of Blood, and in that वहाँ उनकी एक फिल्म और कैमरा बफ देखी है। कैमरा बफ मैंने देखी है, वो मैंने एक फेस्टिवल में देखी हुई है। हाँ, तो कैमरा बफ का प्रिंट भी है वहाँ पे आर्काइव में, और ब्लाइंड चांस का प्रिंट मिला। ओके। तो ब्लाइंड चांस इज द मदर फिल्म ऑफ ऑल दीज। अच्छा। नो, रन लोला रन। राइट। 3 पॉसिबिलिटीज। ओह। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम ब्लाइंड चांस में था वो। ओके। तो ब्लाइंड चांस में ये था कहानी कि एक बंदा भाग रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन चल रही है, और वो ट्रेन में चढ़ जाता है, और ट्रेन में उसके साथ एक कहानी चलती है, सडनली कट होता है, फिर वो भाग रहा है, इस बार उसकी ट्रेन छूट जाती है, तो क्या होता है? सो दिस इज कि 3 सिनेरियो थे जिसमें कि एक बार वो ट्रेन में चढ़ गया, एक बार वो ट्रेन में नहीं चढ़ा, और एक बार और कुछ होता है उसमें, कि वो जो भी होता है उसके साथ। सो या दिस इज हाउ यू नो इट स्टार्टेड। सर मैंने ना किस्लोव्स्की ऑफ कोर्स मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया। आपकी फिल्म्स तो मैं देखते हुए बड़ा ही हूँ, और किस्लोव्स्की की फिल्में मैंने बाद में देखी। जब मैंने देखनी स्टार्ट करी ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया, और मैंने तब तक नहीं पढ़ा था इस बारे में कि आप भी किस्लोव्स्की से इंस्पायर्ड हो, पर किस्लोव्स्की की फिल्में देख के मेरे को सबसे पहले यही चीज़ हुई कि द ओनली फिल्म मेकर दैट किस्लोव्स्की रिमाइंड्स मी ऑफ इज विशाल भारद्वाज। अरे क्या बात है। And I'm so pampered. No, सर मैं ये बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि मतलब द इन्फ्लुएंस इज देयर, बट एट द सेम टाइम यू हैव गिवन इट सच एन इंटरेस्टिंग फ्रेश स्पिन ऑफ योर ओन, एंड जब वो चीज़ आपकी खुद की लैंग्वेज के साथ मिलके बाहर निकलती है ना, वो जिस तरीके से छूती है, मतलब एक छोटी सी चीज़ भी अगर आप सोच के देखें कि किस्लोव्स्की भी ये चीज़ पे बहुत फोकस करते थे कि हर फिल्म एक पर्टिकुलर ह्यूमन इमोशन के बारे में होती थी, कि मतलब जैसे कि इन अ वे रेड इज जस्ट अबाउट गिल्ट, लाइक दैट इज मोर और लेस व्हाट द होल फिल्म इज अबाउट, राइट? ब्लू इज मेनली अबाउट ग्रीफ। ऐसे ही आपके फिल्मों में भी कहीं ना यू कैन पिन पॉइंट दिस वन ह्यूमन इमोशन दैट काइंड ऑफ समराइजेस द होल फिल्म, like you know Maqbool is mainly about guilt, Omkara is mainly about jealousy, etc.
एंड ऑल्सो सर हाउ यू द काइंड ऑफ म्यूजिक, मतलब जिस तरीके से आप म्यूजिक, आप जैसे किस्लोवस्की की फिल्मों के म्यूजिक के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब क्या उसने आपको इन्फ्लुएंस किया था किसी तरीके से अबाउट हाउ यू वांट टू? नो, हाउ ही यूज म्यूजिक, यू नो, क्योंकि मैं तो म्यूजिक कंपोजर था, बट द वे ही यूज म्यूजिक इन हिज फिल्म्स, या इट्स फिनोमिनली। एक चीज़ में मुझे अभी तक मतलब याद है, इमेजेस के साथ म्यूज़िक याद है उसके। एक डेकेलॉग में एक कहानी है जिसमें वो एक लेडी जाके एक डॉक्टर से पूछती है कि हस्बैंड इज़ डाइंग ऑफ कैंसर, कि डू यू थिंक ही विल डाई इन 2 months और 3 months, ऐसा कुछ है। तो डॉक्टर सेड व्हाई डू यू आस्क, सो शी सेज दैट बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट विद सम अदर मैन, या I don't want him to die with this anger and the feeling of betrayal. So if he is, if he's not going to die, then I'll abort the kid. And doctor says, no, he'll die before that, and of course he doesn't. So she comes to ask him in the end that why did you lie to me? So he says because we are taught to save lives. It was such a beautiful thing. उसमें वो कॉरिडोर में वो लेडी खड़े होके स्मोक करती है, उसके पीछे एक म्यूज़िक चलता है, बहुत सिंगल इंस्ट्रूमेंट चलता था। ही यूज टू क्रिएट मूड। अब वही सेम चीज़ देखो आप ब्लू में, वो जिस तरीके से वो म्यूजिशियन की कहानी है कि उसकी वाइफ ने वो म्यूज़िक लिखा है, यस, तो इतना खूबसूरत वो जैसी वो स्टाफ नोटेशन का सामने आता है पेपर, एंड इट गोज इनटू लाइक अ बिग ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक। या It's the way he has used music is great. या सर, जिस तरीके से हम लोग हिंदी सिनेमा में म्यूजिक यूज़ करते हैं, इट्स सो यूनिक राइट, मतलब दुनिया में कहीं पे भी उस तरीके से म्यूजिक नहीं यूज़ किया जाता। एंड आप एक म्यूजिशियन हैं और आपने मतलब म्यूजिक को इतने बेहतरीन तरीके से यूज़ किया अपनी फिल्म्स के अंदर। लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कि बिकॉज ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग ओरिजिनल लैंग्वेज दैट वी हैव ऑफ सिनेमा, जिसमें म्यूजिक का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनली देयर इज दिस नोशन दैट फिल्म्स विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, the way that we use it in Hindi cinema, they are not like serious films, they are not films worthy of like big awards. Yeah, this has been the main, the dance and music has been the main thing. So क्योंकि हम लोग बहुत यूनिक हैं उस मामले में कि जिस तरीके से हमारे लिए फिल्म ना बहुत ही सिर्फ फिल्म नहीं है, वो हमारे लिए हमारे कल्चर का हिस्सा है। वो आई डोंट थिंक किसी और जगह ऐसा है कि जहाँ पे सिनेमा कल्चर का हिस्सा हो आपके। सिनेमा एंड क्रिकेट जिस लेवल पे अब है हम लोग, सो और हम लोग बहुत ही म्यूज़िकल, यहाँ भिखारी भी मांगता है पैसे लेके, जो नट काम करता है उसके ऊपर वो भी उसी पे होता है। वी हैव ए सॉन्ग फ्रॉम बच्चे के पैदा होने से लेके और बुढ़ापे में मरने तक हर ओकेजन पे गाना है, हर लैंग्वेज में गाना है, हर डायलेक्ट में गाना है, हर डायलेक्ट में अलग, इतने सारे त्यौहार हैं, वो त्योहारों के अलग अलग गाने हैं। तो हम लोग बहुत ही म्यूज़िकल, हम लोग म्यूज़िकली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। और इसीलिए जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है ना, उसका कोई सानी नहीं है, उसके आसपास कोई है नहीं। और उसकी जो फ्रीनेस है जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की ना, जो उसका खुलापन है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो बहुत ही बंधा हुआ है, उसकी अपनी ब्यूटी है कि उसमें हर एक्सप्रेशन तक लिखा जाता है। राइट। कि अगर किसी कंपोजर ने लिखा है 400 साल पहले म्यूज़िक, तो आज अगर मैं वो पियानो पे बैठ के बजाऊंगा तो मैं वो म्यूज़िक उसने क्या सोचा था, आई कैन गिव माई ओन इंटरप्रिटेशन, बट स्टिल आई कैन वॉट ही थॉट आई कैन स्टिल प्ले। हमारे यहाँ 300 साल पुराना कॉम्पोजिशन, इट्स ओपन फॉर योर इंटरप्रिटेशन कि आप कुछ भी करो, आपको पता ही नहीं कि उसने, तो इतना खुलापन है ना हमारे यहाँ। बढ़त, जिसको हम क्लासिकल म्यूज़िक में बढ़त बोलते हैं, कि आप उसकी बढ़त जो है वो रुकती नहीं है, होती रहती है। सो हमारा जो म्यूज़िक का, इसलिए जो सिनेमा का जो तुम्हारा सवाल है, इट्स वेरी स्ट्रेंज टू द पीपल हु डोंट नो आवर कल्चर, कि ये इसलिए वो हमें, और ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत घटिया काम भी किए, वो डांसिंग अराउंड ट्रीज और जो कट टू स्विट्ज़रलैंड जो हमने करते आए हैं एक जनरेशन तक। सो अब उसमें बड़ा कमाल है कि हमारा सोशो पॉलिटिकल, हमारा इकोनॉमिकल, कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम सिनेमा में
स्विट्ज़रलैंड की बर्फ़ दिखाओ, लोग कश्मीर तक नहीं जा सकते, मनाली, तो हम डेस्टिट्यूट्स, हम लोग की पॉवर्टी है, तो सिनेमा में वो एस्पिरेशन देना, तो वो सब चीज़ें थी कि उस वजह से जब हमारी फिल्में बाहर कमर्शियल सिनेमा को, अब वैसे देखा जाए तो सत्यजीत रे साहब ने तो जाके फिर किया ही उन्होंने काम वहाँ पे, उन्होंने वहाँ की सेंसिबिलिटीज़ लेके और यहाँ के सिनेमा में अपनी कहानियों में अपनी कहानियाँ उस सेंसिबिलिटीज़ से बनाई उन्होंने और प्रेजेंट की और डायरेक्ट की, तो इसलिए उनका सिनेमा बाहर ट्रैवल किया, हमारा मेन स्ट्रीम करने लायक भी नहीं था। लेकिन सर फिर भी मतलब जैसी फिल्म्स आप बनाते हो फॉर एग्जांपल, मतलब आपको लगता है कि हैव यू फेल्ट लाइक अ बायस against Indian filmmakers or against mainstream Hindi cinema? For example, Omkara was a very mainstream Hindi film in a way, right? In a lot of ways, it had proper music, proper dance sequences. Did you ever feel like there was a bias in like the international film community in the way that it was observing your film just because it was following the templates of Hindi cinema? अब देखो, मैंने बहुत बार बोलते बोलते मैं ये बात अब तो 100 बार बोल चुका हूँ कि मैं आई बिकेम डायरेक्टर बिकॉज आई वांटेड टू सर्वाइव एज ए म्यूजिक कंपोजर, तो मेरा तो वो रीज़न था। बट आई विल गिव यू 3 एग्जांपल्स फ्रॉम माय ट्रिलॉजी। जब मैंने मकबूल बनाई थी तो मुझे बिल्कुल भी इतना अंदाज़ा नहीं था, ना एक्सपेक्टेशन थी कि ये फिल्म कभी इंटरनेशनली ट्रैवल करेगी या जानी जाएगी, क्योंकि जो माहौल था उस वक्त वहाँ पे तो ये होता था कि मुझे बहुत बार बोला गया मेरे फाइनेंसर दोस्तों ने, जो प्रोड्यूसर दोस्तों ने, कि स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा रहता था मकबूल एन एडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ, यानी लाइन हटा दे, वो पहले पेज देख के फाइनेंसर डिसाइड कर लेता है कि पैसा नहीं लगा प्रोड्यूसर। तो ये नाम था कि मतलब शेक्सपियर इज मतलब बोरिंग, लिटरेचर मतलब बोरिंग, करेक्ट। सो जब फिल्म बन गई, फिल्म बनने के बाद इंडस्ट्री के अंदर उसका बहुत नाना शुरू हुआ, और फिर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म प्रीमियर हुई, वहाँ तो इंटरनेशनल प्रेस द वे दे रिएक्टेड टू मकबूल, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का जो ना उसका अपना न्यूज़पेपर निकलता है, उसके फ्रंट पेज पे मकबूल ऑन द फ्रंट पेज, बॉलीवुड, वाओ, ओके, यस, वन आर्टिकल उस आदमी लिखता था कि आओ in the language of the mainstream Indian cinema, how theoretically this Shakespeare has been adapted. Correct. First time मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो ये मतलब unknowingly ये कुछ क्लासिक काम हो गया। And then I consciously did that. Then I made my own language, but same to the International Film Festival didn't select that film, and they said कि we don't think it's a good film. I must be having some email from the festival director, and at that year they selected Kabhi Alvida Na Kehna and Kabul Express, and they didn't select Omkara, which is fine. Then Heather, when I look back at my work, I think the best way I exploited myself as a composer and I placed music beautifully was Heather. Heather में आके मेरा वो सर्कल पूरा हुआ, the way माउस ट्रैप को गाने में कहना, and या झेलम झेलम या बैकग्राउंड स्कोर, I think I really love my work in Heather as a music composer and as director, like complete holistic I'm in Heather. तो इसलिए, और then this like at least 4-5 people have got one in India has got a doctorate on my Shakespeare work, so people are researching and doing. Yeah, of course, sir. मतलब इंडिया में नहीं, बाहर भी हैं काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स हैं, मतलब ओमकारा के बारे में भी हैं, मकबूल के बारे में भी हैं, शायद सबसे ज़्यादा आपके काम के बारे में लिखे जाते हैं रिसर्च पेपर्स बिकॉज ऑफ शेक्सपियर, या सर। मतलब फिल्म मेकिंग मतलब बिकॉज योर जर्नी इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड सो इंस्पायरिंग, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने एज अ म्यूजिक कंपोजर स्टार्ट किया, फिल्म मेकिंग क्या है? मतलब इतने सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो लोग फिल्म स्कूल जाते हैं, इतने सारे लोग सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, तब भी फिल्में बना भी पाते हैं, अगर तो फिर अच्छी फिल्में नहीं बना पाते या फिर ऐसी फिल्में नहीं बना पाता जो लोगों के साथ कनेक्ट करे। फिल्म मेकिंग क्या है? मतलब इज़ इट समथिंग दैट इनहेरेंटली इज़ देयर, अगर या तो आप फिल्म मेकर हो या फिर आप नहीं हो, या फिर डू यू थिंक इट इज़ समथिंग दैट कैन बी लर्नड, इट कैन बी पॉलिश्ड, पीपल कैन बिकम बेटर फिल्म मेकर्स ओवर टाइम?
Yeah. It's not an inborn kind of thing. I mean, storytelling is an inborn talent. That in that storytelling, you can become a writer, you can become like a performer on stage or a playwright or something like that. But फिल्म मेकिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और वो हमेशा ही आपको पॉलिश करते रहना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया और आपका ख़त्म हो गया. एवरी टाइम एवरी फिल्म इज हैज़ अ न्यू चैलेंज और आपके जितने पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपको फ़ायदा होता है पर उसमें नए चैलेंजेस आते हैं. तो फिल्म मेकिंग का काम हमेशा आपको हमेशा सीखते रहना पड़ता है और कभी भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आता कि क्या है. मेरी जो समझ में आया है इतनी फिल्में बना के, वो मुझे ये समझ में आया है कि यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट एंड एंगेजिंग. आई मीन बहुत बढ़िया बात किसने बोली थी किसी फिल्म मेकर ने कि एवरी फिल्म हैज़ टू बी मेड लाइक ए थ्रिलर, यू नो. आई थिंक कि शायद हिचकॉक ने बोली है शायद. मतलब साउंड लाइक एन हिचकॉक थिंग. या इवन इफ यू आर मेकिंग anything, any film, even love story, it has to be made like a thriller. But nobody should know that you are making a thriller. So तो वो है एक तो ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन इमोशंस का ऑब्जर्वेशन, रीडिंग पीपल एज कैरेक्टर्स एंड देन द स्टोरी यू हैव चोजन एंड यू आप अपने ज़िंदगी के आपके जितने मसाइल हैं, जितने आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप उसको जोड़ के आप अपने बैग में तैयार करते रहते हो और फिर आप पता नहीं कहाँ से क्या निकलता है. बहुत बार ऐसा होता है इसके आप स्पॉन्टेनिटी में जब कोई एक्टर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो आप उसमें से कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐसा उसे निकाल के देते हो. सो इट्स अ वेरी अजीब सा प्रोसेस है इसकी फिल्म मेकिंग का. पर यही है कि आप इमोशनली रिच होने के लिए देन यू हैव टू बी, यू नो, वो एक्सपीरियंसेस अब जानबूझ के तो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना कि आपको पेन चाहिए कि आप ज़बरदस्त थोड़ी कि आप अपने जाके पैर कटाओगे या किसी से बोलोगे यार मुझे धोखा दे दो. सो वो नहीं कर सकते आप. तो आप अपनी ज़िंदगी के और एक बात है जो कि बहुत टाइम बाद आई मीन आई विल कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ इन दैट कि शुरू में तो ये था कि यू कैन ओनली मेक फिल्म्स what which you draw from your own experience of life. कि आप जहाँ से आए हैं, जैसे ओमकारा जो है, क्योंकि मैं यूपी से आया हूँ तो मैंने वो कैरेक्टर्स देखे थे, मेरे बहुत ईजी था मेरे लिए लिखना. या जैसे ब्लू अम्ब्रेला जैसी फिल्म है, या मकड़ी में कहीं मेरे चाइल्डहुड में एक ये विच और ये हॉरर या जो ऑकल्ट था उसके अगेंस्ट कुछ करने का मन था. अगेंस्ट मतलब उसको काउंटर करने का मन था अपने चाइल्डहुड से लेके. बट इन हैदर आई हैड नेवर बीन टू कश्मीर. यू नेवर बीन देयर? आई हैड नेवर बीन देयर. व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल मेक हैमलेट इन हैदर एज हैदर इन कश्मीर, दैट्स वेयर वो मैंने किताब पढ़ी थी बशरत पीर की. हाँ जी. उसके बाद मैं बशरत के साथ मिला और फिर मैं बशरत के साथ बहुत घूमा, श्रीनगर, अनंतनाग, कहाँ नहीं गया और वहाँ के लोगों के साथ बहुत मिला और बहुत इंटरेक्ट किया. एंड देन सो वो मैंने शायद तब तक मुझे क्राफ्ट की इतनी समझ आ गई थी कि कैसे वो वहाँ घुस के यू नो वहाँ के एक्सपीरियंसेस लेके वो उन कैरेक्टर्स में डालने. पर वो चीज़ मतलब अपने आप में लाइक दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग स्किल. मतलब जो चीज़ को तो आप नहीं जानते उसके बारे में. स्टोरी टेलिंग से भी ज़्यादा नहीं, वो क्राफ्ट दूसरा कि यू नो कि कैसे आपने 24 घंटे आपको आंखें और कान खुले रखने पड़ते हैं. जैसे वहाँ कश्मीर में बड़ी क्यूट सी बात है कि वो लोग ना आधा लफ्ज़ नहीं बोल पाते हैं. कि जैसे लव्ड, राइट, दे विल से लवर्ड, राइट, है ना. सो वो चीज़ वो मैंने फिर उसमें यूज़ की. हाँ जी. वो भा नहीं बोल पाते हैं, भा नहीं बोलते हैं, वो भा को बाई बोलते हैं कि मेरा बाई, मेरा घर. तो जो वैसे जितने भी घर हैं, भा, घा, ढा, तो वो हा के साउंड वाला नहीं बोल पाते हैं वो, क्योंकि वो उर्दू लिपि से वैसा आता है. तो वो मेरे बाई के घर गया था मैं.
तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये जो जो मिठास लगती है इस लैंग्वेज में या जो अलग लगती है ये इस वजह से है। और मुझे लैंग्वेज का वैसे भी बहुत शौक है, लिंग्विस्टिक और डायलेक्ट्स का। तो उसमें यही है कि आपको बहुत ही ओपन रहना पड़ता है ऑब्जर्वेशंस के लिए। लैंग्वेज की बात करी, मैं लैंग्वेज के बारे में मतलब मैं इतना फैसिनेटेड रहता हूँ ना द वे दैट यू यूज़ लैंग्वेज इन योर सिनेमा। मतलब जब खुफिया का ओरिजिनल टीजर आया था उसमें आपने जिस तरीके से मोल शब्द का यूज़ किया, अब एक पूरा हिंदी का मोनोलॉग चल रहा है तब्बू मैम की आवाज़ में, और उसमें मोल जो कि एक इंग्लिश वर्ड है उसके आपने 2 होमोफोन्स, क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाँ, कि मतलब हाँ ये 2 मीनिंग्स है ये, और आपने उसको यूज़ किया एक हिंदी मोनोलॉग में। एंड आई डोंट थिंक एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड वुड हैव बीन एबल टू पुल दैट ऑफ। एक तो तब्बू मैम की ऑब्वियसली लाइक it's her you know the way that she's delivering it, but also at the same time you have done it so many times in so many films, मतलब even in films like कमीने, जिसमें आपने जो एड्स वाला गाना है विच आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक इंटरेस्टिंग यूनिक सॉन्ग्स दैट हैज़ बीन मेड इन इंडिया, जो कि एक सोशल अवेयरनेस भी कर रहा है बट एट द सेम टाइम यू नो इट्स एंटरटेनिंग, इट्स सो आप जिस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करते हो, आई मीन नाउ आई अंडरस्टैंड दैट इट्स कमिंग फ्रॉम योर फैसिनेशन फॉर लैंग्वेज, बट हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक दैट दिस लिरिसिज्म, कि मतलब लैंग्वेज का लिरिसिज्म वो कितना ज़रूरी है सिनेमा के अंदर? क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम लोग असली ज़िंदगी में वैसे बात नहीं करते, पर एक पोइटिकनेस लेके आना इन द डायलॉग, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट अकॉर्डिंग टू यू? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये अपनी चॉइसेस हैं सबकी। ओके। और बिकॉज आई एम ए पोएट एट हार्ट, माई फादर वॉज अ पोएट। मेरी तो अब एक पोइट्री की बुक भी आ गई है, पहले तो मैं इनक्लॉजेटेड पोएट था, बट अब आई सी दैट आई एम ए पोएट एट हार्ट। सो मुझे पोइट्री का बहुत ही शौक़ है और मेरा सारा इंटरेस्ट लैंग्वेज में पोइट्री से आता है। और डॉक्टर बशीर बद्र बहुत बड़े शायर हैं। yes. मैं उनके मेरठ में, मेरे फादर की डेथ व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड ही डाइड, तो उसके बाद मैं डॉक्टर बशीर बद्र के छाया में बढ़ा हूँ। मैं गुलजार साहब की पोइट्री से ऑब्सेस्ड था, उनकी पोइट्री से ऑब्सेस्ड हूँ। उन्होंने फिल्मों में जो काम किया है गुलजार साहब ने, वो वैसा लिटरेरी वर्क गानों में हुआ ही नहीं। मतलब उन्होंने तो खैर अपना एक्सप्रेशन लग दिया है, पर साहिर साहब वगैरह, कैफ़ी वगैरह साहब, बट गुलजार साहब ने एक अपनी पूरी एक नया एक रंग पूरा फिल्मी गानों में दिया है। तो मुझे वो आई एम ऑब्सेस्ड विद पोइट्री। तो इसलिए जब राइटिंग आई तो राइटिंग में फिर ये था कि छुपा के करनी है, कि किसी को पता ना चले कि यू नो कि हाँ लोग ऐसे नहीं बोलते, पर अच्छा हाँ थोड़ा अलग है या कैसे है। तो या सो आई थिंक सम जर्नलिस्ट, I think Bharadwaj Rangan or somebody wrote about me कि my biggest weakness is my biggest weakness is poetry, strength is poetry and the biggest weakness is also poetry. और आप agree करते हो इस चीज़ से? I don't know, you know, it's for him to observe. Okay. I love poetry, तो I want to remain poetic in everything. तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरी, जब मुझे गालियों से सिनोनिम करने लगे थे मेरे सिनेमा को, तो मुझे लगता था मेरी तो गालियाँ भी पोइट्री लगती हैं। That's true sir, that's 100% true. लेकिन मेरे साथ भी बहुत होता है जब मैं लिखता हूँ ना, अब कि अगर एक चीज़ मैंने लिख ली पर उसके बाद ना मैं जो उसका अगला रिविज़न करूँगा उसमें मैं ये चीज़ बहुत कॉन्शियसली ट्राई करता हूँ कि आई वॉन्ट टू ऐड सम फ्लेवर टू द वे दैट इट्स रिटन इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज. And I personally feel like, that's one of the biggest reasons why your cinema or Gulzar Saab's cinema has been so influential for me, because I'm really fascinated with the poetry of it. But sir, okay, I have a question that is very different from जो हम लोग भी बात कर रहे हैं. Actually नहीं, उससे पहले मैं एक और चीज़ बात करना चाहता हूँ which is related, कि चार्ली चोपड़ा का जो टाइटल ट्रैक है, जो कि मतलब इट्स वेरी यूनिक राइट, मतलब उसमें आप एक तरीके से उसके एड्रेस को डिस्क्राइब कर रहे हो, या फिर मतलब एक तरीके से दैट कैरेक्टर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, मतलब वो कहाँ से आया था, मतलब वो टाइटल ट्रैक का आपने कहाँ से सोचा? सो इसका चार्ली की जर्नी भी कमाल की रही है. सो वो उसमें डायलॉग था पूरा. अभी आप देखोगे सीरीज तो आपने देखा, फर्स्ट एपिसोड देखा. तो उसमें पता नहीं कहीं बोलती है ना, उसमें भी बोलती है, शुरू में बोलती है ना वो, हाँ, चार्ली चोपड़ा दुखसारी डॉली चोपड़ा, यू नो, मोहल्ला गद्दा खाना निया शेरा वाला गेट पटियाला पंजाब 147001. सो ये था कि यू नो मुझे स्टाइल रखना था, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे यहाँ ना एक बार स्टाइलिश आया था करमचंद का कैरेक्टर जो पंकज जी ने प्ले किया था. वो आए हुए भी, वो जब मैं जवान था तब आया था. हाँ, और वो गाजर खाते थे एंड
वो किटी उनकी सेक्रेटरी वगैरह थी, किटी से पूछता किटी, तो ऐसा सुपर हिट हुआ था वो उनका कैरेक्टर। तो मुझे से क्वर्क देना था, तो मुझे लगा कि ये ये पूरा अपना पंजाब का घर का मोहल्ला का था, खाना नहीं है, शेरा वाला गेट, ये बोलती है, और ये स्टाइल था इसका। और वो केस जितना मुश्किल फीस उतनी कम, ये मैंने हिंदी में लिखा था, केस जितना मुश्किल फीस उतनी कम। तो मुझे लगा था ये स्टाइल है ये, कि अगर मुश्किल केस आएगा तो मैं फ्री में भी कर दूंगी केस। मनी इज़ नॉट, आई एम स्टिमुलेटेड बाय द डेंसिटी ऑफ अ केस और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ केस। तो फिर इसका एक हमारे ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी कि हमें इसको एक पर्टिकुलर डेट तक रिलीज़ करना था, बिकॉज ऑफ लीगल थिंग्स की ऑप्शन था, राइट्स थे, ये सब था। तो ये बन रहा था, तो बनते बनते ये हुआ कि इसका टाइटल म्यूज़िक भी तो करना पड़ेगा। तो तब उसमें ये लगा कि यार ये जो इसका एड्रेस है, इसी को टाइटल सॉन्ग बनाते हैं, ये जो बोलती है ना, इसको गाना बनाते हैं। इट विल बी सो यूनिक। नहीं तो क्या होगा, या तो सिर्फ म्यूज़िक होगा, और या अगर ये करेंगे सो अनयूजुअल, किसी ने किया नहीं, तो उसी में से स्क्रिप्ट में से निकल के आया है। अच्छा, अब उसमें जैसे चार्ली चोपड़ा एंड सेकंड, चार्ली चोपड़ा दुख्तरे डॉली चोपड़ा बोलती है, वो दुख्तरे किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था क्या है। सो अब उसमें वो चार्ली चोपड़ा डॉटर ऑफ डॉली चोपड़ा, तो मुझे लगा ये इधर डॉटर ऑफ आके ना, ये इतना पूरी जो इसकी पोइट्री है अगेन, कि जो इसके एड्रेस बोलने में पोइट्री, उसकी पोइट्री को पूरा ख़त्म कर देता है। तो इट हैज़ टू बी जैसे पुरानी फिल्मों में ना वो क्या सलीम बल्द अकबर, अब बल्द मतलब कि उसका बेटा। सो मुझे लगा कि क्योंकि ये इसमें इसकी मदर का कैरेक्टर है, इसकी मदर डिटेक्टिव थी चार्ली चोपड़ा की, जो कि शुरू में भी बताती है, वो आगे भी आएगा कि हर मदर इज़ ए डिटेक्टिव, वॉज ए डिटेक्टिव। तो मैंने गुलजार साहब को फ़ोन करके बोला कि मुझे कोई नाम दीजिए ना, कि जैसे कि वो फलाना ढिमकाना, वल्द ये और वल्द वो सुना था मैंने, कि वो मुझे बड़ा मज़ा आता था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि कि सन ऑफ की बजाय वल्द लिखा। तो उन्होंने बोला कि हाँ दुख्तरे कर सकते हो तुम, दुख्तरे मतलब डॉटर ऑफ, तो दुख्तर माने होता है डॉटर। ये चीज़ हिंदुस्तान में सिर्फ गुलजार साहब भी बता सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक्चुअली सिनेमा राइटिंग भी समझते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे कि डॉटर ऑफ चाहिए, तो पर वल्द जैसा चाहिए। तो मैं बोला तुम दुख्तर यूज़ करो, कि दुख्तर माने, और दुख्तर भी पर्शियन से आया। ओके। हाँ, कि दुख्तर डॉली चोपड़ा, तो अब बड़ा मज़ा आता है, चार्ली चोपड़ा दुख्तर डॉली चोपड़ा। तो अब उसकी मदर का भी कहीं एक सीन आता है, उसमें भी वो बोलती डॉली चोपड़ा दुख्तर हैप्पी चोपड़ा। और सर जो फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाली चीज़ जो आपने इसमें ये वाला एलिमेंट डाला है, ये आपको कहाँ से आपने सोचा? मतलब आप एक डिटेक्टिव शो बना रहे हो, मतलब समथिंग लाइक दैट हैजंट बीन डन, कि मतलब एक डिटेक्टिव शो के अंदर विच इज़ जनरली सीन विद सो मच, मतलब लोग बहुत सीरियसली ट्रीट करते हैं ना जनरली डिटेक्टिव शोज़ को या फिर डिटेक्टिव फिल्म्स को, एंड लाइक देयर इज अ सेंस ऑफ अंडरलाइंग कॉमेडी दैट्स देयर। और आपने फोर्थ वॉल जब ब्रेक भी करवाया, उसके अंदर भी लाइक व्हेन शी इज इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस, देयर इज अ वो एक कुछ ह्यूमर टाइप का है उसमें। तो फिर वो फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाला एलिमेंट आपने कहाँ से सोचा था? एक्चुअली फोर्थ वॉल ना थिएटर में तो बहुत बार हमने देखी है, एंड आई कम फ्रॉम थिएटर, क्योंकि मैंने बहुत थिएटर देखा है, सुना है। मेरे सारे दोस्तों में बताता हूँ, मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, पीयूष मिश्रा, यहाँ दिल्ली में NK शर्मा है जिनका एक्ट 1 ग्रुप है, तो मैं उन्हीं के साथ रहता था। तो मैंने थिएटर में तो ऑब्वियसली फोर्थ वॉल ब्रेकिंग बहुत बार देखी है। फिर एक इयान मैकेलन ने एक परफॉर्मेंस की है, रिचर्ड III, राइट। रिचर्ड III में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की है उन्होंने, उसमें उन्होंने फोर्थ वॉल ब्रेक किया। मैंने बहुत साल पहले देखा था, इट रिमेन्ड विद मी कि सिनेमा के अंदर उन्होंने थिएटर का एलिमेंट लेके आया। सो मेरा बहुत मन था, और मैं चाहता था कि ये डिटेक्टिव शो में ना एक अजीब सा क्वर्क रहे, एक अजीब सी लैंग्वेज रहे। तो हमने वॉइस ओवर का बहुत बार यूज़ कर चुके हैं हम लोग बहुत, तो मुझे लगता है कि हमने अपने हिंदी सिनेमा में फोर्थ वॉल ब्रेक ही नहीं किया आज तक कभी। तो मुझे लगा कि आई वांट टू डू दिस। और लाइक मेरा जो एसोसिएट है अभय, सो वो बोलता है कि ये इट कम्स फ्रॉम मी, दैट ह्यूमर, दिस इज चार्ली चोपड़ा इज एक्चुअली मी। सो
सो वो जो ह्यूमर है ना कि आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो और आप ऑडियंस को अपने साथ में लेके चलते हो, बट इट्स अ वेरी एजी लाइन. Yes, yes, yes. If it doesn't work, it will be very irritating. Yeah, If it's done well, then it will go out of the stadium. yeah, yeah. So वामिका जो है, हाँ जी. शी कम्स फ्रॉम पंजाब. तो मुझे लगा कि इसमें ना इसको जब भी फोर्थ वॉल ब्रेक करेगी शी विल स्पीक इन पंजाबी, तो दैट विल मेक चाहे किसी की समझ में आए या ना आए. तो आप देखिए वो फोर्थ वॉल अगर वर्क कर रही है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो वैसे नॉर्मल हिंदी में बात करती है, पर जब भी वो ऑडियंस से फोर्थ वॉल ब्रेक करती है शी स्पीक्स गूढ़ पंजाबी, ठेठ पंजाबी. Correct. अब उसमें क्या होता है कि ऐसा आपका रिश्ता बनता है उस कैरेक्टर के साथ कि अच्छा तो ये हमसे जो है या जब हमसे बात करती है तभी पंजाबी बात करती है, वरना तो नॉर्मल बात करती है. तो उसका जो ह्यूमर जो उसमें, एंड आई वांटेड दैट ह्यूमर कि मर्डर मिस्ट्री को इतनी ह्यूमरसली करना, मुझे लगा कि एक नया एक लैंग्वेज मिलेगी. आपने फ्लीबैग देखा वैसे? फ्लीबैग या आई फॉरगॉट अबाउट कि, और अब मुझे लगता है आज तक का सबसे बढ़िया फोर्थ वॉल ब्रेक किया है वो उसने फ्लीबैग में किया है. वो फीबी, सर, आई मीन दैट परफॉर्मेंस एंड दैट राइटिंग, वो खुद राइटर है, उसने क्या राइटिंग की है और क्या परफॉर्मेंस किया. आई थिंक वैसा फोर्थ वॉल आज तक ब्रेक नहीं हुआ है. कंप्लीटली एग्रीड सर. इट्स और मैंने एक्चुअली चार्ली चोपड़ा में लिख चुका था, उसके बाद मैंने वो देखा. अच्छा. हाँ, फ्लीबैग, एंड मैं डर गया एक बार को वो देख के कि ये तो इससे बढ़िया तो अब क्या होगा. जैसे इनोला होम्स में भी है, इनोला होम्स है ना, उसमें भी है, बट इट्स ओके. फीबी ने जो फ्लीबैग के अंदर किया है, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस. और फिर तो मैं फ़ैन हो गया, मतलब आई एम इन लव विद फीबी. उसके बाद मैंने उसका किलिंग ईव करके एक शो है विच शी हैज़ रिटन, आप उसमें उसकी देखिए क्या राइटिंग है. शी इज़ ए फिनोमिनल राइटर, और क्या उसका ह्यूमर है उसमें फ्लीबैग के अंदर. तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मुझे आई वांट टू रीच दैट वेयर आई वांटेड वामिका टू रीच टू दैट परफॉर्मेंस. तो मुझे लगा कि मैं और क्या क्या चीज़ उसको टूल्स दूँ कि जो कि लगे. तो पंजाबी एक्चुअली केम आफ्टर दैट. व्हेन आई हैड रिटन द फर्स्ट ड्राफ्ट, उसमें वो फोर्थ वॉल में पंजाबी में नहीं फोर्थ वॉल ब्रेक करती थी, वो नॉर्मल करती थी. पर फ्लीबैग देखने के बाद मैं डर गया कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है. तो मैं कैसे इसमें मुझे कुछ अपना एक्स्ट्रा एक एज लाने के लिए मैंने पंजाबी ऐड किया. गॉट इट. एंड बिकॉज शी इज़ अ पंजाबी, तो उसके मुँह से पंजाबी इतनी बढ़िया लगती है, बहुत नेचुरल लगती है. सर ओके, जो मैं दूसरा एक सवाल पूछने वाला था आपसे कि आपके लिए सिनेमा का पर्पस क्या है? मेरे लिए सिनेमा का पर्पस बहुत क्लियर है कि सिनेमा इज़ देयर टू शो मिरर टू सोसाइटी, टू पीपल, एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट तो है. और एंटरटेनमेंट के गाब में सिनेमा का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि सिनेमा लोगों को चेंज करे. सिनेमा लोगों को दिखा सकता है, आईने की तरह शक्ल दिखा सकता है कि आप ऐसे हैं, आप इतने बदसूरत हैं, आप इतने खूबसूरत हैं. और बस सिनेमा का काम, सिनेमा इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी यू लिव इन. और आपको लगता है जो सिनेमा पे जो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि मतलब लाइक फिल्म मेकर्स और राइटर्स लाइक नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल इन द वे दैट दे आर राइटिंग देयर कैरेक्टर्स, हाउ मच डू यू एग्री विद दैट? ऑफ कोर्स राइटर और फिल्म मेकर रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, ऑलरेडी जेनेसिस से रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं ना. तो उनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं डालनी चाहिए. एक्चुअली गवर्नमेंट को अपने ऊपर लेनी चाहिए, सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए, और लोगों को, देखने वालों को अपने ऊपर लेनी चाहिए. और इतनी रेटिंग तो लिख के देते हैं ना, और क्या मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. नहीं तो एक बात बताइए कि कोई लगा देगा आपके ऊपर, 1 रुपये ना लगाए कोई, एक यहाँ पे 50-50 करोड़ लोग लगा देते हैं लोग रुपया. तो जो पैसे लगाने वाला वो पागल तो नहीं है. उसे अगर लगेगा कि ये बंदा कुछ ऐसी उल जलूल बात कर रहा है और इररिस्पॉन्सिबल बात कर रहा है, तो वो पैसे ही नहीं लगाएगा. पर उसके बाद लगा दिए, आप एक्स्ट्रा मत डालिए उसको कि उसको साधु संत की तरह देखना है. वो तो जैसी सोसाइटी है वैसी फिल्म नहीं. जैसे हम लोग हैं वैसी घटिया फिल्में बनाएंगे, हम अच्छे लोग हैं तो हम अच्छी फिल्म बनाएंगे, हम दोनों तरह के तो दोनों तरह की बनाएंगे. सर ओके, ऑन एन एंडिंग नोट, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज एंड विद, बिल्कुल अलग है हमारे बाकी सवालों से, थोड़ा सा लोडेड सवाल है
बट व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? हैप्पीनेस आपके लिए क्या मतलब रखती है? हैप्पीनेस हैप्पीनेस का क्या मायने? ये तो बहुत ही सादा सा सवाल है। मतलब सर काफी लोग एक बार लाइक पीपल गेट टेकन अबैक एट इट। अरे नहीं, हैप्पीनेस तो इज लाइक पीसफुल, इफ आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड इफ आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड, दैट्स हैप्पीनेस फॉर मी। हैप्पीनेस मेरे अंदर है। सो जब भी मैं जरा सा भी विचलित होता हूँ और पीसफुल नहीं होता हूँ तो मैं अनहैप्पी होता हूँ। और या मैं अगर कंफ्यूज होता हूँ कि अगर मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा कि इसमें मैं आपने जो कॉफ़ी दी है इसमें चीनी डालूँ या स्टीविया डालूँ, तो दैट टेक्स माई हैप्पीनेस अवे। तो आई लाइक टू बी वेरी वेरी क्लियर इन माई थॉट, एंड इफ आई एम क्लियर आई एम वेरी हैप्पी। राइट, चलो सर ऑन दैट नोट। पर मैं इसलिए ज़्यादा क्लियर रहता नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा एंग्जाइटी रहती है। एंग्जाइटी नहीं, कन्फ्यूजन रहता है, यू नो, इट्स नॉट एंग्जाइटी, इट्स कन्फ्यूजन। गॉट इट। बिकॉज एक्चुअली माइंड का क्या है कि उसको जो मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, जो नहीं मिला होता वो हमेशा अच्छा लगता है। दैट्स ट्रू। तो ये वो इस वजह से। पर सर मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे लिए आज मतलब एक मेरा सपना पूरा हो गया आज। वन थिंग दैट आई रियली रियली वांटेड, एंड सर आई कांट बी मोर ग्रेटफुल टू यू फॉर डूइंग दिस विद मी। थैंक यू सो मच। आई एम द बिगेस्ट फैन एंड आई एम योर स्टूडेंट फॉर एवर। मैं आपके सिनेमा से सीखा हूँ, बहुत ज़्यादा सीखता रहूँगा। थैंक यू। और होपफुली जब मैं आपके आशीर्वाद से जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा तो फिर आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा और आपकी ब्लेसिंग देना चाहूँगा। स्क्रिप्ट दिखाना, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो तभी बता दो। हाँ सर, फिल्म बना के मत दिखाना। मतलब आइडियली दैट तो कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। स्क्रिप्ट लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए मैं भी अपनी स्क्रिप्ट सब दोस्तों दुश्मनों के साथ सबके साथ शेयर करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि अनुराग नहीं करता अब। अच्छा, नहीं करते वो? अभी बंद कर दिया उसने। थैंक यू सो मच सर। ओके, लवली मीटिंग। थैंक यू सो मच सर।